इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं किसान मित्रों, मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। नमस्कार जी। और शशि, हम एक बार फिर कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट। तो अगर आप लोग जो हैं हमारे साथ सीधा जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें डायल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज का विषय क्या है। जी बिल्कुल किसान मित्रों, विषय जानना बहुत जरूरी होता ताकि आप उस विषय से संबंधित अपनी जो शंका है, सवाल है, उसका समाधान सीधे फोन करके पा सकें। तो आज का जो हमारा विषय है, जायद में सूरजमुखी की खेती, और इस विषय पर आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे जो विशेषज्ञ हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर सुभाष बाबू, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। बिल्कुल शशि, जो आज का विषय है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत जरूरी, वो ये है कि हम अपने सुनने वालों को, श्रोताओं को ये बता दें कि अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें डायल करें। दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो STD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, 011 जो हमारा STD कोड है, और नंबर है 23421608, और दूसरा नंबर है 23421081। जी बिल्कुल। तो हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने फोन नंबर नोट कर लिए होंगे और उनके पास होगा भी। और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम किसान की बात की। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हम अपने सभी किसान मित्रों की तरफ से कार्यक्रम किसान की बात में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि डॉक्टर साहब आज का हमारा विषय है कि जायद में सूरजमुखी की खेती हमारे जो किसान भाई है कैसे करेंगे, ये सब बातें तो हम करेंगे ही करेंगे। और एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे किसान मित्रों के, देखिए आप भी अन्य जायद की फसलों की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारे किसान भाई खास करके सूरजमुखी की खेती करना चाहते हैं, हो सकता है कि अब तक आप कोई और फसल करते हो, लेकिन आपने मन बनाया, और या हो सकता है कि आज के कार्यक्रम को सुन के मन बना लें कि अब भाई हमको भी जायद में सूरजमुखी की खेती करनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और शशि, जब हम बात करते हैं ना किसान भाई बहनों की, तो हम जानते हैं कि कोई भी फसल हो, उसको उगाने से भी पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। जैसे खेत तैयार करना होता है, मिट्टी कैसी होगी, और न जाने कितनी तैयारियां होती हैं। फिर फसल, जब हम बीज बोते हैं, फसल उगती है, फिर कटाई तक इतना लंबा सफर होता है। हमारे किसान भाई बहन इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर ये अन्न जो है हमारी थाली में आता है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि किसान भाई बहनों को जितना हो सके हम उनके तक नई नई जानकारी पहुंचाएं। और ये कार्यक्रम जो है खास तौर पर है ही किसान भाई बहनों के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की। और सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि बुआई
बुआई का उचित समय क्या है डॉक्टर साहब? धन्यवाद। बहुत ही जरूरी आपने प्रश्न पूछा है। और सूरजमुखी की खेती जायद में करने के लिए ये जो बुवाई का समय है ये बहुत ही आवश्यक और जरूरी पहलू है, क्योंकि फसल की जो उपज होती है इसी बात पे निर्धारित करती है कि उसको सही समय से बोया जाए जी। जहाँ तक हम बात करते हैं जायद में सनफ्लावर की, सूरजमुखी की अंग्रेजी में सनफ्लावर कहते हैं जी। तो सूरजमुखी को जो उचित समय है, इस समय एकदम सही समय है जायद में बोने का। इसको 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक कह सकते हैं कि फरवरी का जो सेकेंड फोर्टनाइट होता है, आखिरी पखवाड़ा, और मार्च के प्रथम पखवाड़ा तक इसको बोने का एकदम उचित समय है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही समय की, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो किसान मित्र सोचते हैं कि इसके लिए मिट्टी किस तरह की जरूरत होती है, यानी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कैसी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए ताकि वो सूरजमुखी की खेती आसानी से कर पाए। ये भी बहुत जरूरी बात है। जनरली जैसे होता है सूरजमुखी की खेती, हमारी जो बलुई मिट्टियां हैं, बलुई दोमट प्रकार की मिट्टियां हैं, उनमें आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारी सूरजमुखी है वो ज्यादा पानी लगने से पौधा सूख जाता है जी। तो मृदा में प्रचुर मात्रा में पानी निकलने का, पानी निकास का होना चाहिए, जो प्रावधान होना चाहिए। और जो मिट्टी का जो पीएच होता है जी, जो पीएच एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी पीएच मान की बात करी, तो हम कैसे अपने किसान मित्रों को समझा पाएंगे कि जो पीएच की वैल्यू जो होती है, सामान्य भाषा में बताइए कि पीएच जो होता है क्या चीज होती है, ताकि हमारे जो किसान मित्र वो समझ पाए इस बात को। पीएच जो होता है, जैसे मृदा में लवण होते हैं जी, और मृदा में एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, वो बताता है अगर 7 से कम पीएच है तो मृदा में जो है अम्लों की मात्रा ज्यादा है, और 7 से ज्यादा पीएच है तो लवण ज्यादा है जी। और आजकल हमारे किसान भाई जो सॉइल हेल्थ कार्ड की मिट्टी की जो जांच करवाते हैं, उसमें एक पैरामीटर पीएच भी होता है, उससे उनको पता चल जाएगा कि उनकी मृदा किस प्रकार की है। तो बहुत ही सिंप्लीफाई डॉक्टर साहब आपने कर दिया कि हमारे जो किसान मित्र समझ गए होंगे, अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय मिट्टी है, 7 से ज्यादा है तो लवणीय मिट्टी है। बीज की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से बीज का जो चयन है वो करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये बीज एक बहुत ही जरूरी इनपुट है, हम कह सकते हैं। और बीज ज्यादा डाल देंगे तब भी फसल अच्छी नहीं होगी, और बीज कम डालेंगे तब भी फसल अच्छी नहीं होगी। जहाँ तक बात है, हमारे सूरजमुखी में 2 तरह के होते हैं, संकर होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं जी जी जी, और कंपोजिट होते हैं जो वैरायटी होती है। तो अगर हम कंपोजिट जो वैरायटी लगा रहे हैं उसमें 8 से 10 किलो जो बीज है प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए किसान भाइयों को। और अगर हम संकर हाइब्रिड ले रहे हैं तो 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बुवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल रखिए। शशि नमस्कार, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, अपना सवाल रखिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार, मुझे सूरजमुखी के एक्सपर्ट की ही जानकारी लेनी थी। हाँ जी नमस्कार सर, बोलिए सर बोलिए। सर 2 क्वेश्चन है, मन में जिज्ञासा है। हम किसान तो अपनी दिल्ली शहर में रहते हैं, हमने अपने गमलों में सूरजमुखी के बीज लगाए थे, पर वो बीज थोड़ा सा उठता है फिर वो नष्ट हो जाता है। और दूसरा एक अहम सवाल है, एक मन की जिज्ञासा है कि जो सूरजमुखी का फूल जब हो जाता है तो उसके पीछे क्या राज है, जो सूरजमुखी का फूल सूरज के साथ साथ घूमता है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक चला जाता है, ऐसा उसके अंदर ऐसा क्या केमिकल होता है कि इसके बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि और फूल तो ऐसा नहीं करते। हाँ, आपका बहुत ही अच्छी जिज्ञासा है और हम इसको आपको बताएंगे। जो पहला आपने प्रश्न किया है कि सूरजमुखी आपकी जम जाती है, जमने के बाद में वो पौधे मर जाते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है कि आपकी मृदा का आप पीएच जांच करवा लीजिए। अगर उसमें ज्यादा लवण होंगे या ज्यादा एसिड होंगे, अम्ल होंगे, तब भी पौधा जमने के बाद वो मर जाएगा। और दूसरा जो आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि सूरजमुखी का पौधा जो होता है उसका फूल सूरज के हिसाब से घूमता रहता है। दरअसल क्या होता है, पौधों में एक क्लासिफिकेशन है, पौधों का एक वर्गीकरण है जी। उसमें एक हेलियोट्रोपिज्म होता है। तो हेलियोट्रोपिज्म उसको बोलते हैं वे पौधे जो सूरज के हिसाब से अपने फूल को मोड़ते रहते हैं। तो उनमें कुछ ऐसे
कह सकते हैं नेचुरली जो अवेलेबल होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स, उनका कंसंट्रेशन हम कहते हैं उसकी जो मात्रा होती है वो बदलती रहती है। जैसे जैसे इसमें बदलती है वैसे वैसे इसका झुकाव उसकी तरफ होता रहता है, सूरज की तरफ होता रहता है। तो हमें लगता है कि धर्मवीर जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, बात हम बीजों की कर रहे थे, आप बता रहे थे कि संकर किस्में होती हैं और भी किस्मों के बारे में आप बता रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारे किसान मित्र सूरजमुखी की खेती करेंगे या करना चाह रहे हैं तो चयन वो बीजों का कैसे करें? बहुत सारी किस्में होती हैं और उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये अच्छी है या ये अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमने बीज का चयन जो है वो अच्छे से कर लिया तो एक कदम हमने उस तरफ और बढ़ा लिया कि हमारी फसल जो है वो अच्छी होनी ही होनी है। हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है और आपने बहुत ही जरूरी, जो किसान भाई खेती करेंगे उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि सही बीज क्या है जी। तो ये बहुत प्रकार की वैरायटियां हैं जो रिलीज की गई हैं तरह तरह से, जैसे जो संकर प्रजातियां हैं, मान लीजिए अपना एक KVSH एक संकर है, वो पूरे इंडिया के लिए रिकमेंड किया गया है, उसको कहीं भी कर सकते हैं उसकी खेती जी। और दूसरे एक BSH1 है, उसको कर सकते हैं। इसके बाद में एक मॉडर्न वैरायटी है, उसको कहीं भी हम लोग लगा सकते हैं जी। और ये इतना जरूरी है। इसके बाद में कुछ ऐसी प्रजाति हैं जिनको एक रीजन के लिए रिलीज किया जाता है, तो हमारा किसान भाइयों को यही बताना है कि जो प्रजाति जिस रीजन के लिए निकाली गई है जी, उसको उसी रीजन में लगाएं, तब उसकी पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। चलिए, एक श्रोता और जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और सवाल रखिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारी चीजें तो आप लोग बताते हो जी, लेकिन ये जो नीलगाय खेती कानून से जाती है, इसका कोई समाधान आज तक होता नहीं है। किसान भाई हमारे जो हैं रात रात को भगाते रहते हैं जी। इसका क्या समाधान है? जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए। मैं आजमगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अदालती है जी। अदालती जी, आपको जरूर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। हाँ, अदालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही पूछी है जो खेती से संबंधित है। आज के दौर में बहुत नीलगायें बहुत नुकसान कर रही हैं खेती में, तो कुछ ऐसे सोलर फेंसिंग हैं बाजार में अवेलेबल हैं और सरकार की बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जिनमें वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सोलर फेंसिंग आप लगा सकते हैं खेत के चारों तरफ, जिससे नीलगाय भी आपकी नहीं आएगी और नीलगाय की भी जान को खतरा नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं। चलिए, इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। टेलीफोन नंबर जो है हमारे, अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो STD कोड जो है वो लगाना ना भूलें, 011, और टेलीफोन नंबर है 23421608। चलिए, अगले हमारे जो श्रोता हैं वो आ चुके हैं लाइन पर, इनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और सवाल रखिए। जी, मैं बब्बन यादव कुंडा करता हूं। जी बब्बन जी, स्वागत है, सवाल रखिए अपना। ये सूरजमुखी जो मई जून जुलाई में बुआई होती है जी, वो देसी या हाइब्रिड तो किस्म है, लेकिन वो दूसरी है क्या? आप अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे फरवरी मार्च में से बुआई होती है जी, और इससे किसानों को क्या फायदा होता है? ज्यादातर फायदा क्या है? बब्बन जी, आप बहुत ही बढ़िया बात रखे हैं। सूरजमुखी जो हमारा पौधा है, ये इसको एक तरह से डे न्यूट्रल, मतलब किसी भी समय इसकी खेती हम कर सकते हैं, उसका ये मतलब होता है। और हमारे देश में सूरजमुखी की खेती तीनों ऋतुओं में की जाती है। जैसे आप बता रहे हैं, इसको खरीफ ऋतु बोलते हैं, इसको खरीफ ऋतु में करते हैं, फिर इसको रबी सीजन में भी करते हैं, फिर इसको जायद में करते हैं। जायद में जो हम जिसकी बात आज कर रहे हैं, ये जैसे हमारी जो फसल अभी जो कट गई है, जैसे आलू की खुदाई हो गई है, तो यहाँ पर हम सूरजमुखी ले लेंगे और ये सूरजमुखी आपकी खरीफ की फसल लेने से पहले ही कट जाएगी। 80 से 90, ज्यादा से ज्यादा 100 दिन की फसल होती है, तो इसको ले सकते हैं। इसके बाद में दूसरी फसल ले सकते हैं। तो बब्बन जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले हमारे जो कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। जी, मैं लखनऊ से मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद जी, अपना सवाल रखिए। जी, जैसा कि सूरजमुखी के विषय में आज का यह चर्चा यहाँ हो रही है जी। तो मेरा खास प्रश्न ये है कि जैसे सूरजमुखी लगाने से पहले बीज का मतलब कैसा बीज होना चाहिए ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो और हमको जो है बीज से अच्छा जो है ये फसल मिले, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल यही बात है, हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं और आपने भी वही प्रश्न पूछा है। तो डॉक्टर साहब, आरिफ जी के सवाल का जवाब दें। आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हर किसान भाई को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए। आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही सही है।
जैसे बात करते हैं हम सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी में संकर लगाए जाते हैं, हाइब्रिड लगाए जाते हैं और कुछ प्रजातियां लगाई जाती हैं। तो हमारा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि आप वही प्रजाति लगाएं जो आपके पास में सरकारी ऑफिस हैं, वो आपको बता देंगे कि इस एरिया के लिए, इस रीजन के लिए कौन सी प्रजाति रिलीज की गई है। अगर हम बात करेंगे पूरे भारत देश के लिए तो कुछ प्रजाति हैं, जैसे मॉडर्न पुरानी प्रजाति हो चुकी है लेकिन अभी भी इसकी पैदावार बहुत अच्छी आ रही है, और एक हाइब्रिड है KVSH1, उसकी भी आप आराम से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं, और अच्छे सोर्स से ही आप बीज खरीदिए, हमारा आपसे अनुरोध है। तो आरब जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे एक और किसान भाई इस वक्त लाइन पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बीज की बात कर रहे हैं, तो एक बात बीज से ही संबंधित मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जब भी हमारे जो किसान मित्र बीज खरीदने जाते हैं, तो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आप बात रखे हैं, किसान भाइयों को इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बीज खरीदें तो बीज प्रॉपर लेवल्ड हो, खुला हुआ ना हो, और उस पे हमारे किसान भाई देख लें, जैसे हम जब दवाई लेने जाते हैं उस पे एक्सपायरी डेट देखते हैं, इसी तरह से बीज पे भी एक डेट पड़ी हुई होती है। उस डेट को उस पर्चे पे, लेवल पे जरूर देखें कि इसकी क्या है और इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है। जिस दुकान से या कहीं से भी लें तो उसमें सब लिखा होता है कि इसका जर्मिनेशन जैसे कितना परसेंटेज है। तो सनफ्लावर के केस में, सूरजमुखी की हम बात करें तो 70% से कम जर्मिनेशन रेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे खेत में उतनी उपज नहीं मिलेगी और नुकसान होगा। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब, बीज जब खरीदते हैं तो उसकी रसीद लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ, रसीद लेना एकदम बहुत बढ़िया बात है, रसीद लेना बहुत जरूरी है। चलिए, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि बीज अगर हम अच्छे से बीज का चयन कर लेते हैं तो फिर बहुत सारी मुसीबतें जो है वो अपने आप ही हल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले हमारे एक और किसान भाई जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, सूरजमुखी का बीज बोने का कौन सा टाइम होता है जिसमें कि सही उपजे? आप एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपना जो टेलीफोन है वो थोड़ा सा दूर रखें रेडियो सेट से, आपकी आवाज इको हो रही है, सवाल सही से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूरजमुखी का फूल की बुआई किस वक्त की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एकदम प्रश्न बहुत अच्छा है। इस समय जब जायद की फसल हम लगाएंगे, अगर आपके पास खाली खेत है तो इस समय सूरजमुखी बोने का एकदम उचित समय है। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आप जो है जायद की सूरजमुखी को बो सकते हैं। और इसके अलावा अगर खरीफ ऋतु में लेना है तो आप जो है जून जुलाई में उधर बोया जाता है, और रबी ऋतु में बोया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में जो जायद की फसल है काफी अच्छी मानी जाती है और कम समय में ज्यादा मुनाफा देती है। तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक का जायद की फसल के लिए एकदम उचित समय है। तो बिल्कुल इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल रखिए। सवाल तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। मेरा सवाल ये है मैम जी कि ये बुंदेलखंड और हमीरपुर जिला के आसपास आपके प्रोग्राम सुनाई नहीं दे रहे, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं। आजकल तो देखिए हर किसी के पास मोबाइल ही से सुनता हूँ, आप पकड़ते ही नहीं है मोबाइल। नहीं, आप देखिए आजकल जो फोन आते हैं ना, जिसमें आप यूट्यूब चलाते हैं और भी चीजें चलाते हैं, वो फोन आपके पास होना चाहिए। और फिर आकाशवाणी का एक एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो भी आप सुनना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, हमारे जो बीजों की बात हम कर चुके हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, अब अपने खेतों की तैयारी कैसे करें और जब बिजाई करें तो फिर दूरियों का किस तरह से ध्यान रखें, कितनी दूरी पर बिजाई करें, तो ये सब हमें बताइए, हमारे किसान मित्रों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपकी तीनों बातों को बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे बीज की बात पूरी हो गई है। अब हमें बताना चाहेंगे कि बीज को कितनी दूरी पे बोना है। देखिए, अगर आपके पास जो बीज आप लाए हैं वो छोटी प्रजाति है या संकर जो आपने सेलेक्ट किया है, जो सोइंग के लिए लिए हैं, छोटा है, तो उसमें ज्यादा पौधे होने पड़ेंगे। उसकी पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर, और उसकी ज्यादा पौधे होने पड़ेंगे उसके लिए 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, और 30 सेंटीमीटर रहेगी पौधे से पौधे की दूरी, जो ऊंची प्रजातियां, लंबी प्रजातियां हैं। और जो छोटी प्रजातियां हैं उसमें जो है ज्यादा पौधे रखने के लिए 60 गुणा 30 कह सकते हैं हम लोग। लाइन से लाइन की दूरी 60 और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे। और इसके बाद में अगर हम बात करें पानी की, सिंचाई की बात करें, जो हमारे किसान भाई पूछ रहे थे, जायद की फसल में 7 से 8 दिन के इंटरवल पे, कह सकते हैं सप्ताह में 1 पानी
देना जरूरी होता है, नहीं तो फसल सूखने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और टोटल मिला के अगर हम कहें तो 6 से 8 पानी देना आवश्यक होता है जी। अगर हम इन 6 से 8 में भी देखें तो 3 जो पौधे की स्टेज होती है, 3 अवस्थाएं जो होती हैं, उन पे पानी देना बहुत ही आवश्यक होता है। पहली होती है जब बड निकलना शुरू हो जाता है उसका जी। ये अमूमन 30 से 35 दिन के बाद आ जाती है बुवाई के। और दूसरी जब फूल खुलना शुरू होता है, ये 45 से 50 दिन में आ जाती है। और फिर हम बोलते हैं सीड फिलिंग, जब बीज भरना शुरू हो जाए, ये 55 से 70 दिन के बीच आती है। तो इन 3 अवस्थाओं पे पानी देना अति आवश्यक होता है। दूसरी बात रही हमारी जो है, कह रहे थे किसान भाई किस तरह से हम लोग इसमें अपना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कह सकते हैं, उर्वरक प्रबंधन कैसे करेंगे। जी जी जी। तो उर्वरक प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि मृदा जांच के अनुसार ही उसमें उर्वरक डालें। अगर उनके पास किसी संभव प्रयास से सॉइल हेल्थ कार्ड में नहीं देखा है या फिर वो ऐसे कर रहे हैं, तो उनके लिए जायद की फसल के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है वो निर्धारित की गई है। सूरजमुखी में एक बहुत जरूरी चीज होती है बोरान। तो बोरान का स्प्रे 0.2% घोल बनाकर जब फ्लावर ओपन हो जाए, खुलने लगे, तब उसका स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये बात रही हमारे उर्वरक प्रबंधन और जल प्रबंधन की। जी डॉक्टर साहब, लगभग हर एक मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन जल्दी से अगर आप ये बताना चाहें कि महत्वपूर्ण प्रजातियों की अगर हम बात करें तो कौन सी आती हैं इसमें? हाँ, ये बहुत ही जरूरत है। जैसे हम जायद में हम बात करें अपने जो है उत्तरी भारत की या फिर दूसरे क्षेत्रों की भी, तो KVSH1 जो एक संकर है वो बहुत ही बढ़िया है, उसको लगा सकते हैं किसान भाई। BSH1 लगा सकते हैं और मॉडर्न एक प्रजाति है उसको लगा सकते हैं। और अगर जैसे कुछ किसान भाई जैसे पंजाब में कर रहे हैं तो PSH 67, PSH 996 ये बहुत ही अच्छे हाइब्रिड हैं। और इसके बाद में MFSH1 है, MFSH 17 है, ये प्रजातियां भी संकर हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। और ज्यादातर जो है ये 90 से 100 दिन में पक्के तैयार हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो हमने सब कुछ आपसे पूछ ही लिया है, लेकिन सारी बातें हो चुकी, तो एक चलते छोटा सा एक सवाल भी पूछ लेते हैं कि शुरुआती दौर में किन किन रोगों के लगने की संभावना होती है सूरजमुखी में और कैसे हमारे किसान मित्र उस पर नियंत्रण पा सकते हैं? बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जो बीज का जो उपचार है वो बहुत जरूरत है। ईरम को 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमारे किसान भाई यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा, जहां डाउनी मिल्ड्यू थोड़ा ज्यादा लगता है भाई, एक मेटा एक्सेल के नाम से आता है, मेटा एक्सेल को 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज उपचार करें। अगर सही से बीज उपचार किया जाए और प्रॉपर कह सकते हैं सही से, जैसे हमने बताया 45x30 और 60x30 पे रखा जाए तो उसमें बीमारियां कम लगती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान मित्रों तक पहुंचाई। और जरूर जो भी किसान मित्र सूरजमुखी की खेती करेंगे जरूर लाभान्वित होंगे। समय हो चला है सभी से अनुमति लेने का। इसी के साथ नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।